गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं आज लेकर के आया हूँ पॉलिटी 12 की क्लास में। सबसे पहले तो मैं आज सब क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो हम आज देखेंगे पॉलिटी का 12वां पार्ट। ठीक है, अभी तक पिछली क्लासेस में आपने हमारी पहले पार्ट से लेकर के 11 पार्ट देखे हैं, जिनमें आपने कंपनी से आगमन से लेकर के 1858 के पहले तक का कंपनी का जो शासन रहा है उसके बारे में अभी तक आप लोगों ने देखा। क्या मैंने एक बार बोला, आज हम लोग जो देखेंगे 12वां पार्ट देखेंगे, और पिछले जो 1 से लेकर के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक आपने देखा, उसमें 1608 ईस्वी में या 1600 ईस्वी में जो कंपनी की स्थापना हुई और 1608 में इंडिया में आगमन हुआ, वहां से लेकर के 1858 के पहले जो कंपनी का शासन था 1858 तक या 1858 में तो एक प्रकार से कंपनी का शासन खत्म। 1858 के पहले जो कंपनी का शासन रहा, उस कंपनी के बारे में अभी तक के हमने और आपने उसके शासन के बारे में देखा। तो आज मैं बताऊंगा, आज 1858 का जो अधिनियम आया, जो भारत देश में लेकर आया गया, उससे बहुत सारे परिवर्तन करने की भारत के जो लोग थे उनको लगा कि 1858 के अधिनियम के बाद भारत में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि उस अधिनियम के बाद भारत के लोगों के अंदर जन चेतना जागृत हुई थी। भारत के लोग सोच रहे थे हमें सदियों की गुलामी से कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत ही जल्द यह बात भारत के लोगों को पता लग गई थी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको भी ये समझ में आ गया कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि भारत के अंदर कोई हमें गुलामी से राहत मिलेगी। तो लेकिन भारत के लोगों के अंदर जो 1857 की क्रांति थी, उसके कारण जो एक ज्वाला पैदा हुई थी, जो ज्वाला धधक रही थी, वो समय समय पर विद्रोहों के रूप में उभरती रही और उन विद्रोहों से मजबूर होकर के मतलब 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो अधिनियम लाया गया, उसके बाद भी समय समय पर जो ज्वाला थी उसके धधकने के कारण लोगों के मन में गुबार था। तो कभी न कभी वो बार बार लोगों का गुस्सा फूट रहा था और विद्रोह उत्पन्न हो रहे थे। उस विद्रोह से मजबूर होकर के ब्रिटेन के शासन ने एक एक्ट लाया, जिसे हम देखेंगे 1861 का एक्ट, 1861 का अधिनियम, जिसे हम कहते हैं इंडियन काउंसिल अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, द इंडियन काउंसिल एक्ट, द इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में, जो 1861 में आया था। तो 1861 का जो कानून था, तो आप सबसे पहला पॉइंट ये होता है लाने का मेन कारण क्या था। तो लाने का मेन कारण यही था, 1857 की क्रांति के बाद लोगों को लगा, जब 1858 का नियम आया, कि हमें भारत में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, गुलामी से आजादी मिलेगी, क्योंकि अब शासन जो हो गया था वो ब्रिटेन की महारानी और ब्रिटेन की संसद का शासन था भारत के ऊपर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो 1857 के बाद लोगों के अंदर जो विद्रोह दबाया गया था, वो समय समय पर विद्रोह के रूप में उभरता रहा। तो उन्हीं सारे विद्रोहों से मजबूर होकर के 1861 में एक अधिनियम लाया गया ब्रिटेन की संसद और महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, जिसे द इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो 1861 के कानून के द्वारा सबसे पहला जो पार्ट किया गया, भारत के संवैधानिक विकास, भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। क्या किया गया? भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात। क्या किया गया? इस 1861 के अधिनियम के द्वारा सबसे पहला काम यही किया गया कि भारत को एक भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। मतलब संवैधानिक विकास के मतलब की अगर बात करें, तो संविधान के विभिन्न पहलुओं को, अलग अलग जो पहलू थे अच्छे काम के, उनको एक करने का प्रयत्न किया गया। ठीक है, तो इसके द्वारा जो दूसरा पार्ट था, वो था गवर्नर जनरल को प्रांतों का विभाजन करने और गवर्नर तथा असिस्टेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। क्या किया गया? गवर्नर जनरल को प्रांतों का विभाजन और गवर्नर तथा लेफ्टिनेंट
गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार मिला। मतलब क्या है इसका कि सबसे पहला जो पार्ट हुआ इसका कि गवर्नर जनरल को प्रांतों का विभाजन करने का अधिकार मिला। मतलब जो गवर्नर जनरल था, जिसे अब क्या कहा जाने लगा था 1858 के बाद वायसराय, ठीक है, जिसे 1858 के बाद वायसराय कहा जाने लगा था। तो जो गवर्नर जनरल था अब वह प्रांतों को अपनी इच्छा अनुसार विभाजित कर सकता था, ये पावर उसे दी गई। जैसे अगर हम मान लो दोहरापुर एक प्रांत है कोई, ठीक है, उसको विभाजन करने के लिए, मेरा गांव है या तो आपका जो गांव है एक प्रांत है, ठीक है, उसको विभाजित करने के लिए गवर्नर को शक्ति दे दी गई। अब वो इसको 3 प्रांत में बांट सकता है, ठीक है, और इच्छा अनुसार इन बांटे गए, अपनी इच्छा से इन बांटे गए प्रांतों में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार भी उसे था। कि मतलब इन प्रांतों जो हमने बांटा है, टुकड़े किए हैं, मान लो एग्जांपल के लिए हम आपको इस तरीके से ना, पहले कोई एक प्रांत था, ठीक है, इसको कोई एक प्रांत था ए, ठीक है, मैथ के तरीके से समझाते हैं। उसने क्या किया, गवर्नर जनरल था, उसने 2 प्रांतों में बांट दिया, ठीक है, 2 प्रांतों में कुछ इस तरीके से बांट दिया। यहां से ऐसे करते हैं, ठीक, यहां से बांट देते 2 प्रांतों में, ये 2 प्रांतों में बट गया। देखो ये 2 लाइनें इसलिए खींच दी, बीच से अब हम इसको अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 पार्ट हो गए। अब ये ए जो था वो पार्ट बी और सी में बढ़ गया। मतलब अब जो इसने 2 प्रांत बांटे हैं, इसमें गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों रखने का अधिकार भी किसको है, गवर्नर जनरल को, ठीक है। तो इस 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल, जिसे वायसराय कहा जा रहा था, गवर्नर जनरल को प्रांतों को बांटने की अधिकार दिया गया और बांटे हुए प्रांतों में जो टुकड़े करके बांटा गया उसमें गवर्नर तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का भी अधिकार मतलब मिल गया। इसका फायदा ये हुआ, इसका सबसे ज्यादा फायदा अंग्रेजों को ये हुआ कि गवर्नर की जो पावर थी भारत के अंदर वो और ज्यादा पावरफुल हो गई है। मतलब जो शक्तियां थी गवर्नर की वो भारत में और बढ़ गई इसके कारण, ठीक है। अब दूसरा, इसके बाद अगर तीसरी बात करें तो गवर्नर जनरल क्या था इसके अंदर, तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये रखा गया कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के साथ, गवर्नर जनरल अपनी परिषद के साथ सप्ताह में एक मीटिंग करेगा, अपनी परिषद के साथ सप्ताह में एक बैठक करेगा या मीटिंग करेगा, ठीक है, बैठक करता था। तीसरा पॉइंट इसके लिए ये जोड़ा गया कि जो गवर्नर जनरल है वो अपनी जो परिषद है, जिसमें हमने बताए थे 4 सदस्य थे, ठीक है, जिसमें 4 सदस्य थे, पहले 3 किए गए थे, फिर एक बढ़ाया गया था विधि के तहत, ठीक है, तो वो 4 हो गए थे फिर। तो जो गवर्नर जनरल की परिषद थी वो अपनी परिषद के साथ सप्ताह में एक बैठक करता था, ये अनिवार्य था, ठीक है। और परिषद जो नियम कानून बनाएगी, परिषद जो नियम कानून बनाएगी उसको मानने या ना मानने के लिए गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई। मतलब परिषद जो नियम कानून बनाएगी, ठीक है, जो नियम कानून बनाएगी, तो अब क्या था, उसको अनुमति देता था गवर्नर जनरल, ठीक है। परिषद जो नियम कानून बनाती थी वो किसके आदेश से पारित होते थे, जब तक गवर्नर जनरल की अनुमति नहीं मिलती थी। तो इसको मानने या ना मानने की पावर किसके हाथ में थी, गवर्नर जनरल की। अगर वो चाहे तो लागू करेगा, नहीं चाहे तो नहीं। और इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को अध्यादेश लागू करने की शक्ति मिली, अध्यादेश लागू करने की शक्ति दी गई। देखो अभी तक क्या था, भारत में 1861 के अधिनियम से पहले हमने बताया था, पिछली बार में जो हमने पिछला जो पढ़ा था 1858 का अधिनियम, हमने उससे पहले बताया था कि जो नियम जो लागू करता था, जो बनाता था वही लागू करता था। और 1858 में क्या किया गया था कि एक गवर्नर जनरल उसको लागू करता था और परिषद बनाती थी, ठीक है, और इसको एक वीटो, इसकी अभी हमने बताया इसको एक वीटो पावर दिया गया, ठीक है, वीटो पावर दिया गया इसको, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि अध्यादेश लागू करने की मतलब बोला बनाएगी तो हमेशा परिषद ही,
लागू अभी तक 1858 में क्या कौन कर रहा है? गवर्नर। लेकिन यहाँ क्या कर दिया गया, इसको अध्यादेश लागू करने की शक्ति दे दी गई। मतलब कभी कभी ये अध्यादेश लाकर भी कोई नियम और कानून बना सकता है। अब ये भी नियम कानून बना सकता है अध्यादेश ला करके। तो इसके अंतर्गत 1861 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अध्यादेश लागू करने की शक्ति प्रदान करी गई। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें जोड़ा गया, गवर्नर जनरल की सदस्य में, गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य को जोड़ा गया, एक सदस्य को जोड़ा गया। ठीक है, मतलब जो संख्या अभी 4 थी वो कितनी हो गई, 4 से 5। गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य को विधि कानून के तहत और जोड़ा गया और इसे कैसा बना दिया गया, पूर्ण दर्जा, पूर्ण सदस्य का दर्जा भी दे दिया गया। तो क्या बोला जा रहा है कि गवर्नर जनरल में गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य को और शामिल किया गया है, जोड़ा गया। ठीक है, जिसको विधि कानून, जो हमने बताया विधि सदस्य के रूप में, कानून सदस्य के रूप में पिछले में भी 1858 वाले में भी जोड़ा गया था। तो इसे किस नाम से जोड़ा गया था, विधि सदस्य के रूप में, और इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त पिछले अधिनियम में प्राप्त हो चुका था। ठीक है, इसके बाद अब अभी तक क्या था, जैसे कुछ पार्टों में केंद्रीय सरकार और कुछ पार्टों में राज्य सरकार थी। यहाँ पे क्या किया, केंद्रीय सरकार को कुछ मामलों में प्रांतीय सरकार से ज्यादा पावर दी गई। इस अधिनियम के बाद अभी तक दोनों की पावर बराबर थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया, केंद्रीय सरकार को प्रांतीय सरकार से कुछ मामलों, प्रांतीय सरकार को कुछ मामलों में प्रांतीय सरकार से ज्यादा पावर दी गई। अब कुछ मामलों में, जैसे अगर बात करें तो सार्वजनिक ऋण, अगर हम आपको इसके कुछ मामले कौन कौन से हैं, जैसे सार्वजनिक ऋण का मामला, सार्वजनिक ऋण अगर किसी को देना है तो वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार दे सकती है। डाक विभाग का अगर आपका कोई भी काम होगा तो उसे सिर्फ कौन देखेगा, केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकार। ठीक है, तार विभाग का कोई भी काम होगा तो कौन देखेगा, केंद्रीय सरकार। ठीक है, और अगर बात करें धर्म के आधार पर कुछ भी करना होगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार देखेगी। मतलब जो कुछ मामले थे, जैसे सार्वजनिक ऋण का मामला, डाक का मामला, तार का मामला, या आपके धर्म के मामले में अधिकार किसे ज्यादा दिया गया, केंद्रीय सरकार को प्रांत सरकार या राज्य सरकार से ज्यादा पावर दी गई। ठीक है, तो ये था। अब एक बात और आती है इसमें, जब ये नियम, ये जो आपका 1861 का अधिनियम लाया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा था इसको, जैसे 1858 की दृष्टि से देखा गया था। लॉर्ड कैनिंग, इसके बाद इसमें यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था वो बने लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कराया। विभागीय प्रणाली मतलब अभी तक एक ही आदमी हर जगह देखता था काम। ठीक है, अभी क्या था, जैसे गवर्नर जनरल वो हर, अब लेकिन जब लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल आया तो उन्होंने क्या किया, विभागीय बंटवारा कर दिया। जैसे अभी क्या होता है, चिकित्सा विभाग का मंत्री कोई और है, कपड़ा मंत्रालय का मंत्री कोई और है, अभी यही होता है। ठीक है, नलकूप विभाग का मंत्री कोई और है। ठीक, तो विभागीय मंत्रालय दिए जाते हैं अभी अलग अलग की, इसका काम आपको ही देखना होगा पूरा, ये नहीं कि अब एक ही आदमी सारे प्रांत देख रहा है। तो इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग के, अब समझने के लिए आज की सरकार से आप समझिए, जैसे उत्तर प्रदेश, अगर केंद्र सरकार की बात करें, ठीक है, तो जैसे कई सारे लोग हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय हर्षवर्धन सिंह देखते हैं। ठीक है, बीसीसीआई में कौन जाता है, अनुराग ठाकुर जाते थे इसके पहले, अब तो सौरभ गांगुली हो गए। तो अध्यक्ष जो बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और मुख्य सचिव जैसे कौन है, अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, तो जो ये जो अलग अलग चीजें दी गई हैं, तो ये सब चीजें क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पहली बार, किसके शासन में, लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में, जब लॉर्ड कैनिंग आए या लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, नेतृत्व या शासनकाल में, ठीक है, शासनकाल में विभागीय बंटवारा या विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया, और इसमें लॉर्ड कैनिंग ने फायदा ये देखा कि विभागीय में देना किसको शुरू कर दिया, जो उसके अपने आदमी थे।
उसको उसने बिठाने के लिए कि अपने आदमी ज्यादा से ज्यादा अंदर लाए जा सके, तो उसने क्या किया, विभागीय नेतृत्व कर दिया। अपने नेतृत्व में, लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके नेतृत्व में विभागीय प्रणाली का गठन, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया, किस के नेतृत्व, किस अंग्रेज के या किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा ये नाम, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। अगर दूसरा क्वेश्चन इस तरीके, किस अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली का, तो 1861 का अधिनियम या द इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, द इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा विभागीय प्रणाली का आरंभ किया गया था। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट अभी तक क्या थी, बार बार सदस्य जोड़े जा रहे थे। इसमें जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें बार बार सदस्य कोई घटा दे रहा था, कोई बढ़ा दे रहा था। तो उन्होंने जो नेक्स्ट पॉइंट लिया, 1 2 3 4 5 6 7, जो अगला पॉइंट जोड़ा, उन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल की परिषद होगी, क्या कहा गया, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 6 तथा अधिकतम 12 होगी। ठीक है, बार बार ये जो सदस्य जोड़े जा रहे थे गवर्नर जनरल की परिषद में, तो 1861 के अधिनियम के द्वारा यह बोल दिया गया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या 6 होगी और अधिकतम 12 होगी। मतलब 6 से कम नहीं कर सकते हो और 12 से अधिक नहीं कर सकते हो। तो ये 1861 के अधिनियम द्वारा हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो जोड़ा गया वो ये कहा गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में बार बार सदस्य घटाए जोड़े जा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या 6 और अधिकतम सदस्यों की संख्या 12 होगी। ठीक है, इस अधिनियम के बाद भारत में बहुत सुधार किए गए, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। परिवर्तन के द्वारा सुधार करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, इस अधिनियम के द्वारा भारत में बहुत ज्यादा सुधार की कोशिश की गई, लेकिन ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद लोगों में जन चेतना का संचार हो चुका था और लोग हर गलत निर्णय के बाद विद्रोह करना स्टार्ट कर दे रहे थे। तो 1857 की क्रांति के बाद जो एक चेतना जागृत हुई थी लोगों के बाद, तो उससे सरकार के विरुद्ध आंदोलन तुरंत स्टार्ट हो जाते थे। ठीक है, और क्योंकि 1857 की क्रांति जो बहुत बेबरता पूर्वक अंग्रेजों द्वारा दबा दी गई थी, तो उसका जो भड़ास थी लोगों के अंदर भरी हुई थी। ठीक है, तो अगर 1861 के अधिनियम की बात करें तो भारत में इसने प्रयास बहुत किए सुधार करने के, लेकिन यह ज्यादा सफल नहीं रहा, क्योंकि इसमें 1857 की क्रांति के बाद लोगों में जन चेतना जागृत हो गई थी, जिसके कारण हर गलत निर्णय के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो जाता था। ठीक है, और असंतोष भर रहा था। हर निर्णय के एक गलत निर्णय के कारण लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण ये सब हो रहा था। अब बात करें तो सबसे अच्छा पॉइंट है इसके द्वारा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी या राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस जो थी उसका गठन कब किया गया और किसके नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब और किसके नेतृत्व में हुआ, तो A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम के नेतृत्व में देखो, सबसे पहली बात अगर पूछा जाए पहले कौन था सबसे राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, तो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, A.O. ह्यूम के नेतृत्व में 1885 में, मतलब 61 के बाद बहुत जल्द ही असंतोष जो पैदा हो रहा था इसको खत्म करने के लिए 1885 में, ठीक है, A.O. ह्यूम के नेतृत्व में 1885 में राष्ट्रीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। क्या है, 1885 में
लोगों को असंतोष जो बढ़ रहा था, लोगों के असंतोष के कारण, भारतीय जनमानस के असंतोष के कारण ए ह्यूम के नेतृत्व में, ठीक है, ए ह्यूम के नेतृत्व में क्या किया गया, ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में, ब्लैक मार्कर कहां गया ये, ठीक है, हाँ, 1885 में ए ओ ह्यूम, ठीक है, ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना या का गठन किया गया। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव का सूत्रपात अपने भारत देश में किया। जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ह्यूम के नेतृत्व में करी गई, इसने भारत देश में, अपने देश में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव का सूत्रपात किया, ठीक है। तो इस मतलब 1861 के अधिनियम के बाद जब 1885 में ए ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव किया। और इसके बाद अधिनियम आएगा 1892 का, 1892 का अधिनियम। 1892 के अधिनियम के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये बदलाव लाएगी। और 1892 के अधिनियम के अंतर्गत क्या होगा, भारत के लोग विदेश में जाएंगे, वहां के वातावरण के बारे में समझेंगे, विदेशों को घूमेंगे और उसके बाद अपने भारत वहां के जो अच्छे नियम होंगे, विदेशों में घूमने के बाद अच्छे जो नियम होंगे उनके बारे में आकर के बताएंगे और उनमें से अब नए नए नियमों का जो अच्छी चीज होंगी उनको भारत देश अपनाएगा, ठीक है। तो अब हमने देखा 1861 का अधिनियम, जिसे हम बोलते हैं इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। तो हमने इसमें देखा कई सारे पार्ट देखे। तो इसमें सबसे पहला ये था कि 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया, ठीक है। पहला क्या किया गया, भारतीय संविधान का भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। दूसरा हमने देखा गवर्नर जनरल को प्रांतों के विभाजन का अधिकार दिया गया और इसे उसमें गवर्नर तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का भी अधिकार मिला। इसके बाद थर्ड पार्ट हमने देखा कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश लागू करने की शक्ति दी गई, ठीक है। अब वो खुद नियम बना करके खुद लागू कर सकता था, तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश लागू करने की शक्ति दी गई, जिससे भारत में गवर्नर जनरल या वाइसराय था उसकी पावर और ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ मामलों में गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य को विधि सदस्य या कानून सदस्य के नाम से शामिल किया गया, जिसे पूर्णकालिक दर्जा भी दिया गया, मतलब परमानेंट कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को प्रांतीय सरकारों से कुछ मामलों में ज्यादा पावर दी गई, जैसे सार्वजनिक ऋण की बात करें, तार की बात करें, डाक की बात करें, ठीक है। तो इन मामलों में केंद्रीय सरकार को प्रांतीय सरकार से ज्यादा पावर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में या लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विभागीय प्रणाली का आरंभ किया गया, मतलब विभागों का बंटवारा करके अलग अलग विभाग बनाए गए। तो लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में, ये चीज याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में या लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हमने इसमें देखा गवर्नर जनरल के में इसमें एक रूल बना दिया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें न्यूनतम 6 सदस्य होंगे और अधिकतम 12 सदस्य होंगे, ना 6 से कम होंगे ना 12 से अधिक होंगे। इसके बीच में आप कितने भी रख सकते हो, 6 से 12 या 6 से 12 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हमने लिखा भी है इंपॉर्टेंट, इसीलिए ब्लैक से कर भी दिया कि ए ह्यूम के नेतृत्व में लोगों में जो संतोष था उसके कारण ए ह्यूम के नेतृत्व में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत में बहुत ज्यादा बदलावों का सूत्रपात किया, ठीक है। अब आज के बाद नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, जो हमारा पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे 1892 का अधिनियम, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो नए नए चीजें लाई जाएंगी और लोग विदेश में घूम कर आएंगे, वहां से अच्छी चीजों को ग्रहण करके अपने भारत में लागू करने का कोशिश करेंगे। तो ये पार्ट हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कोई भी नई क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।